Hello everyone, good morning guys. Welcome back to the fourth chapter of history, Maharashtra State Board. Fourth chapter is the freedom struggle of 1857. Guys, before starting this chapter, in the previous chapter we were already studied about the effect of British rule. And in it we have seen about the Britishers, like how the Britishers were entered in India and what was the intention of the Britishers. राइट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. वी हैव ऑल्सो सीन द फ्यू रूल्स और द लॉज विच इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. हमने कुछ लॉज और रूल्स भी देखे थे जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे दिया था और स्टार्ट करवाया था. फाइन, okay, so because of these rules or the laws we have seen how the Indians member we got the discontent, or because of these rules many peoples were dissatisfied. ठीक है. And also we have seen related to the taxes revenue which is given by the British government, and also we have seen the pre-British period how the people were living in their societies. हमने इसके अलावा ये भी देखा था कि ब्रिटिश पीरियड के पहले किस तरीके से इंडियन की सोसाइटी अपने आप में सर्वाइव और किस तरीके से वो खुशी से रहती थी. बट जैसे ही वंस द ब्रिटिशर्स वर एंटर्ड दे स्टार्टेड द न्यू लॉज, और वो नए लॉ की वजह से कुछ पीपल जो है उसके अंदर अटैच नहीं हो पाए, और नहीं होने की वजह से उसके अंदर क्या होने लगा, डिसकंटेंट होना स्टार्ट होने लगा. कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ. Fine. So these things we have already started in the previous chapter. Now today in this chapter we will talk about the freedom struggle of 1857. See guys, freedom struggle, it means you got the main or this clear concept like what the chapter were going to give us. ये chapter अपने को क्या देगा आपको ये समझ में आ गया होगा. See, freedom struggle of 1857. It means in this chapter we are going to learn about the first war of independence. मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपनी इंडिया को जब ये हमने देखा था कि जब ब्रिटिश एंटर हुई थी ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर्स जो थी वो ब्रिटिश रूल किए थे इंडिया पे, राइट. सो तब इंडिया क्या हो गई थी, गुलाम बन गई थी उनका, हम एक तरीके से बोल सकते हैं. फाइन. सो ये जो वॉर आपको दिख रहा है वो अपनी आज़ादी के लिए किया गया था. हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वॉर होने के बाद भी जो है लाइक इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, लेकिन ये वॉर में मेनी पीपल्स में लॉस देयर लाइव्स, राइट. और कुछ लोगों को तो ऐसा हुआ था लाइक कि ब्रिटिशर्स उनको अरेस्ट किए थे और अरेस्ट करने के बाद उनको फांसी भी लगाया गया था. राइट. सो ये जो है एक वॉर है, एक झगड़ा है जो बहुत ही सीवियर तरीके से हुआ था. हम बोल सकते हैं बहुत ही खतरनाक झगड़ा हुआ था. सी गाइस, ये वॉर और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 आप बार बार सुनते रहोगे. ये वॉर जो है फ्रीडम का 1857 का कौन से टाइम में आप सुनते रहोगे मोस्ट प्रोबेबली. सो आपको याद आता होगा लाइक हम जब स्पीच वगैरह देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपब्लिक डे और द इंडिपेंडेंस डे, जब स्पीच वगैरह आता है या कोई सेंटेंस कोई पॉलिटिशियन देता है, कोई वर्ड्स किसी के सामने रखता है, सो उसमें ये वर्ड और ये सेंटेंस जो है फ्रीडम ऑफ 1857 ये उसके अंदर यूज होता ही है. ठीक है. सो इसको हम इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के भी नाम से जानते हैं, इवन वी कैन से द इंडियन वॉर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. हम इसको ये अलग अलग तरीके से अलग अलग नेम से भी पीपल जानते हैं. बट इस युद्ध में, इस झगड़े में एक ही इंटेंशन था लाइक अपने इंडिया को आज़ाद करना है और आज़ादी दिलाना है. किससे? ब्रिटिश. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस. हम स्टार्ट करते हैं. बाय द वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चैप्टर है ही क्या, आपको ये इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चला होगा लाइक कि ये चैप्टर से हम क्या लर्न करने वाले हैं. फाइन. सो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो गाइस हियर वी हैविंग द फ्यू पॉइंट्स व्हिच इज गिवन ऑन द बोर्ड, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट. ओके. सो कम हियर. So the first two lines we having related to the freedom struggle of 1857. So here it's given in 1857 a great struggle took place in India which completely shook the British government. Okay. So see, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि यहाँ पे जो है ये 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था. फाइन. सो ये एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते लाइक सीवियर हुआ था ये झगड़ा. ठीक है. और इंटेंशन एक ही था कि कंट्री को क्या करना है, आज़ादी दिलाना है. किससे? ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाना है. सी गाइस, यहाँ पे यू नो व्हाट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ये जैसे ही ब्रिटिश यहाँ पे एंटर हुए थे, सो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे प्लीज
कॉन्क्यूर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, और आफ्टर कॉन्क्यूरिंग दी प्लेस इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, अपना खुद का रूल स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। सो इसमें कुछ मेंबर जो थे वो डिससेटिस्फाइड हो रहे थे, कुछ डिसकंटेंट होते जा रहे थे, मतलब असंतोष हो रहे थे वो लोग उनसे, किससे, ब्रिटिशर्स के रूल से, ठीक है। सो वो यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन में दिया है। नाउ द फर्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर स्ट्रगल बिफोर द 1857, ठीक है। वो ये 1857 के पहले क्या स्ट्रगल किए थे। सो वी हैविंग द फ्यू पॉइंट्स इन इट। सी हियर फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल was established in India. At every place it means, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ब्रिटिश ने क्या किया था, जैसे जैसे एंटर हो रहे थे चीज़ों को से रूल एक्सेप्ट करना और एक एक्सेप्ट करके इग्नोर कर देना, ये किसका था, ब्रिटिश का था। जब वो एंटर हो रहे थे तो वहाँ के जो किंग या जो नवाब होते थे उनसे वो परमिशन लेके आते थे। परमिशन में क्या होता था कि हाँ ये बाउंडेशन है, ये चीज़ें आपको नहीं करना है, इतने के दायरे में रहकर ही करना है। बट ये एक्सेप्ट कर लेते थे, करने के बाद क्या करते थे, अपनी खुद की रूल स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। सो ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, बहुत प्लेस पे इन्होंने अपने रूल को एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। अब एस्टैब्लिश किया तो रूल कौन करेगा, फिर ब्रिटिशर्स ही करेंगे, फाइन। सो ये इसमें ये डिफिकल्ट किसको फेस होता था, इंडियंस पीपल को होता था, ओके। एंड आफ्टर दैट सी आफ्टर दिस वन दे एस्टैब्लिश इन इंडिया, ये होने के बाद सी हमने वी वर ऑलरेडी स्टार्टेड इन द प्रीवियस लेसन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स लाइक रिलेटेड टू द रेवेन्यू टैक्सेस। सी हमने लास्ट चैप्टर में जो है वो स्टडी किया था, किससे रिलेटेड था, रेवेन्यू टैक्स से रिलेटेड था। सो वी सीन लाइक कि प्री ब्रिटिश पीरियड, मतलब प्री ब्रिटिश पीरियड मीन्स ब्रिटिश के पहले जब कोई रूल नहीं था ब्रिटिश का, जब राजाओं का रूल था। सी ब्रिटिश आने के बाद भी कहेंगे राजा ही का रूल था, बट ब्रिटिश से पहले की बात है कि उनमें जो भी एग्रीकल्चर में होते थे, मतलब जो भी सीड्स उनको मिलता था, जितनी भी फसल होती थी उतने में ही दे वर सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो दे वर हैप्पीली लिविंग देयर लाइफ। लेकिन जब ब्रिटिश एंटर हो जाती है तो वो क्या करती है, उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्लेस होता है उसको क्या करती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्क्वायर फीट एरिया में क्या करती है, वो डिवाइड कर देती है, ओके। एंड आफ्टर बाइफरकेटिंग दिस ऑल प्लेसेस they also given the few strict rules and regulation like they have to pay the taxes। किससे रिलेटेड था, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। इवन जो टैक्सेस की बात हुआ था वो भी ऑन टाइम पे करना था, फाइन। सो दिस वाज द लिटिल डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स लाइक टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम। ये फार्मर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि टैक्स को टाइम पे करना, फाइन। सी यू नो व्हाट एक्चुअली कहना क्या चाहती हूँ मैं कि ये क्यों डिफिकल्ट हुआ था, तभी भी तो पे करना था और ब्रिटिश है तभी भी पे करना है। सो व्हाट वाज द डिफिकल्टीज, हाँ मैं बताती हूँ, लेट मी टेल यू गाइस। डिफिकल्टीज क्या थे, यू नो व्हाट, कि जब इंडियन की गवर्नमेंट इट मीन्स, ठीक है, जब राजाओं का रूल चलता था, सो उनका कैसा था कि वो लाइक जितनी भी फसल हुआ उनमें से कुछ चीज़ें उनको गवर्नमेंट को क्या करना रहता था, देना रहता था, वो टैक्स के तौर पे देना था, फाइन। हाँ, लेकिन दे वर नॉट फोर्सिंग लाइक हाँ यू हैव टू पे द टैक्सेस, ऐसा नहीं था। जिस समय लाइक कुछ फेमाइन आता है या कभी बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ रेनफॉल या बिकॉज ऑफ द हम बोल सकते लाइक कि कभी कभी हमारे एग्रीकल्चर में अनाज नहीं हो पाता है। सो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट उनको इतना प्रॉफिट दिया था कि आप उस समय टैक्स आपको पे नहीं करना है या फिर आप कुछ टाइम एक्सटेंड करके बाद में पे कर सकते हो, ऐसा था। बट जब ब्रिटिश एंटर हो जाती है तो सबसे पहले तो वो स्पेसिफिक स्क्वायर फीट एरिया में जगह को बांट देती है। सेकेंड, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से टैक्स स्टार्ट कर देती है। थर्ड, टाइम देती है कि आपको ये टाइम पे ही टैक्स को पे करना है। आपने अगर नहीं पे किया तो उनको क्या करते थे वो लोग, परेशान करते थे, राइट। सो आपको याद होगा वी स्टार्टेड इन द लास्ट चैप्टर कि बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू टैक्सेस मेनी पीपल्स वेर केप्ट देयर लाइक हम बोल सकते हैं जमीन को या एग्रीकल्चर को फॉर द लोन लाइक गिरवी रख देना, मॉर्गेज गिरवी रख देना। सो बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया कि इसको क्या करने के लिए, टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। इवन वी हैव सीन द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, हमने ये भी स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में। सो इसमें वही दिया है
इस सिचुएशन में, इस चैप्टर में वही दिया है कि किस तरीके से जो है टैक्स की वजह से पीपल कैसे डिसकंटेंट हो रहे हैं और किस तरीके से वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्चुअली ब्रिटिश आने की वजह से ही नए नए लॉज लाना स्टार्ट किए रिलेटेड टू दी रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर और अपार्ट फ्रॉम, है ना। सो नए टैक्स लाना, एनुअली पे करना, सो ये थोड़ा डिफिकल्टी फेस होता था, ठीक है। सो सी हियर द सेकंड पॉइंट इज गिवन हियर इज ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स का मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस हुआ बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स और बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड रेवेन्यू। सो फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि बैंकक्रप्ट कैसे वो टैक्स पे करना, वो लोन उठाना, सो जितने भी पैसे थे उनके पास, वो पैसा क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया ना, तो बैंकक्रप्ट हो गया वो लोग, ठीक है। Okay, and after that in 1770 there was major famine in the Bengal provinces, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, बैंकक्रप्ट तो हो गया, ठीक है। हाँ, अब बैंकक्रप्ट कैसे हुआ, टैक्स पे करना, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, फाइन। सो अब क्या करना है, अपनी ज़मीन को गिरवी रखना है, फाइन, ओके। फिर भी अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर लोन उठाना। अब वो अगर नहीं, लोन देने के बाद भी अगर पैसे पूरी तरीके से फिल नहीं होता है, उनको जितना पैसा है उतना नहीं होता है, सो वो क्या करते थे, हमें अरेस्ट करते थे। अब हरेस करना, परेशान करना, इसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे, ऐसे किसान थे, ऐसे फार्मर थे जो क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे, ठीक है। और या फिर हाँ, सुसाइड करते थे। इसके पहले, सुसाइड करने से पहले क्या होता था, अपनी ज़मीन को सस्ते में भी बेच देते थे, फिर भी नहीं हुआ तो लास्ट डे को सुसाइड कर लेते थे। सो ये सिचुएशन ब्रिटिश आने के बाद स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या बताया है कि 1770 में एक फिमाइन आया था, ठीक है। अब फिमाइन आपको पता होगा, बारिश कम होने की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अभी आई थिंक यू नो वेल गाइड द पर्सन हु इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर, दे रिक्वायर्ड, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड द गुड एनवायरनमेंट एंड सेकेंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, है ना। हम पानी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं गाइस, हम पानी तो वेल से ला के देते हैं, हाँ, लेकिन कितना। सो एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें पानी हमें रेनी सीजन राइट मिलता है ना। सो वो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया था। सो सूखा पड़ने में से ब्रिटिश ने जो है इंडियंस को हेल्प नहीं किया था। अब ये जो है इवेंट कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ब्रिटिशर्स ने नहीं किया था, जिसकी वजह से बंगाल के पीपल को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फेस हुआ था, ठीक है। सो देयर वाज द मेजर फिमाइन इन दी बंगाल प्रोविंसेस। अभी ये फिमाइन की वजह से सूखा पड़ जाता है। अब आपको पता होगा कि अगर एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सूखा पड़ गया हो, सो सूखा पड़ जाता है तो क्या गाइस वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, केस नहीं ना, योर आंसर इज नो, है ना। सो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था। सो द ब्रिटिश रूलर वेर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव, उनके अंदर बोलते ना कुछ दया नाम की चीज ही नहीं था, ओके। सो फ्रॉम द 1763 to 1857 the peasants of Bengal participated in the rebellion led by the सन्यासी फकीर। सी गाइस, कहाँ कब से, सो फ्रॉम 1763 to 1857। पीजेंट्स मतलब आपको पता होगा किसान, है ना। सो कहाँ के थे, बंगाल के थे। अब उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट करके मतलब सी, अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप हमें हेल्प नहीं किया, सो मतलब कब आप हेल्प करोगे, ठीक है। सो इन लोगों को क्या आया, थोड़ा गुस्सा आया, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, एक पार्टिसिपेट किया, फिर और एक रेबेलियन, एक झगड़ा कर मतलब झगड़े का प्लान स्टार्ट किया। अब इसमें लीड कौन कर रहा था, सन्यासी फकीर कर रहे थे, ओके। नाउ सी गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाथ जो था उमाजी नायक, सी ही आल्सो गिव द स्ट्रॉन्ग फाइट, ठीक है। इन्होंने बहुत ही फाइट किया था, अब बोलते ना पूरे दिल से अपने लिए, और अपार्ट फ्रॉम अपने लिए, अपने अलावा उन्होंने अपने सोसाइटीज़ के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किए थे। कौन, उमाजी नायक, ओके। सो इसके लिए इनका नाम रखा है। उमाजी नायक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट, ओके। बट होता क्या है, लास्ट में इनको अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद उमाजी नायक को क्या लगा देते हैं, वो लोग फांसी लगा देते हैं, ठीक है। कौन लगाता है फांसी, सो ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ये जो है, ये फांसी कब लगता है,
1832 कभी फांसी लगता है? सो 1832 को इनको क्या लग जाता है? फांसी लग जाता है। अभी फांसी लग गया, अब यहाँ पे तो इनको उमर जिला को फांसी लग गई। से इन्होंने वर्क किसके लिए कर रहे थे? अपनी सोसाइटीज़ के लिए कर रहे थे, है ना। बट तो इनको अरेस्ट करने के बाद में ब्रिटिशर्स ने फांसी लगा दिया। सो अब यहाँ पे जो पीजेंट्स बचे थे और जो इंडियंस ट्राइब्स लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है। सो अब उन्होंने भी क्या प्लान किया कि हम जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वी विल फाइट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स और अपने कंट्री को आज़ाद दिलाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे जो ट्राइब्स थे और यहाँ पे जो पेजेंट्स थे इन्होंने क्या किया? फाइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो ये सी देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स, द ब्रिटिश लॉज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। सो बहुत सारे ऐसे लाइक बिहार बोल सकते हैं, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, संथल्स ऑफ बिहार, दे विल फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ओके। आप इसमें नाम सुने होंगे गडकरीज का, ठीक है। सो गडकरीज कहाँ के थे? ये कोल्हापुर के थे। एंड द फोन सावंत फ्रॉम द कोंकण आल्सो चैलेंज द ब्रिटिशर्स। सी गाइस, इसमें वी कैन टॉक लाइक द बिफोर द 1857 मेनी जमींदार्स और द रॉयल फैमिलीज वेर ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मतलब इसमें मैं बोल सकती हूँ कि इस फाइट में ऐसे बहुत सारे जमींदार भी थे, रॉयल फैमिलीज के भी थे जिन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। नाम हमने कुछ सुना यहाँ पे, है ना, कुछ बंगाल से थे, कुछ बिहार से थे, कुछ कोंकण से थे। सो उन्होंने किसके अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश की? सो ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश की, है ना। सो ये यहाँ पे है सी ये स्ट्रगल में आपने देखा कि किस तरीके से पीपल अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं सो कैसे ब्रिटिशर्स उनको अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता था? उनका फांसी, है ना। सो ये यहाँ तक वी हैव स्टडीड अबाउट दिस स्ट्रगल बिफोर द 1857, है ना। ओके, सो स्ट्रगल बिफोर द 1857 के बाद वी हैव द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। Causes for the struggle of 1857. So guys, before starting this subtopic, हमने वहाँ पे देख लिया था कि ये सिचुएशन की वजह से many of the Indians, many it means almost the Indian peoples were dissatisfied because of the habit of Britishers, है ना। ब्रिटिश की इस हैबिट की वजह से इंडियंस के अंदर क्या आ गए थे? एक असंतोष व्यवहार आ गई थी, है ना। Now see causes for the struggle of 1857. What is the causes for the struggle of 1857? Huh? Guys, let me yes, you all tell me like what is the causes of 1857? So see guys, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि during the time of pre-British period, अब आपको याद आ रहा होगा। Yes, very good. हाँ बोलो, बहुत अच्छे से रहते हैं, very good. प्री-ब्रिटिश पीरियड के समय में जब भी सेंटर पे कुछ भी वर्क होता था या कोई भी चेंजेस होता था सो उसका अफेक्ट सोसाइटीज़ को नहीं होता था और वो उसकी वजह से सोसाइटी बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव करती थी, है ना। बट अब आगे की लाइन आपको पता चल गया होगा, है ना। येस, वेरी गुड। हाँ, बट वंस द ब्रिटिशर्स वर एंटर्ड सो दे हैव गिवन द न्यू लॉज, दे चेंज द पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। जब ब्रिटिश आती है तो वो एक नया लॉ लेकर आती है और जो पहले की गवर्नमेंट होती है वो लॉ को क्या करती है? वो चेंज कर देती है। अब इसकी वजह से जो सोसाइटीज़ थी या जो विलेज के पीपल्स थे उनको क्या होने लगा? डिसकंटेंट होने लगा। सो गॉट द पॉइंट ऑफ द कॉजेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। आपको पता चला कॉजेज क्या था स्ट्रगल ऑफ 1857 का कि ब्रिटिश के पहले प्री ब्रिटिश पीरियड जो भी सेंटर में चेंज होता था वो विलेज पे कोई अफेक्ट नहीं होता था, लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आ गई सो क्या किया उन्होंने? यस, they have changed the policies and because of these the societies of the villages peoples they feel discontent. Very good. Now the next one is of economic causes. Next क्या है आपका? economic causes. Now guys, do you know the mean of economic causes? आपको पता है economic causes क्या है? हमने देखा था land revenue system and new land revenue system. Have you all remembered? Last chapter में सब टॉपिक था। Yes. So land revenue system, new land revenue
किस तरीके से जो है टैक्स जो है वो चेंज हो रहा था और किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपने नए नए जो है लॉस लेकर आ रही थी लैंड के लिए। फाइन। सो इसमें इकोनॉमिक कॉजेज में क्या बताया है कि द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। ठीक, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स, हाँ यस वेरी गुड गाइस, कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था, टैक्स। टैक्स को क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स इंक्रीज करते जाए। ठीक, उनकी इंटेंशन क्या था, प्रॉफिट कमाना, जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट, नथिंग एल्स। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना था, यहाँ से जितना है उतना लो, डन। सो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया था, टैक्स स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये टैक्स में आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारे फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह थे, बट ये प्रॉफिट के, अपने प्रॉफिट की वजह से हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो मिल थे वो बंद हो गए थे, स्टॉप्ड हो गए थे रन होना, है ना। और बहुत सारे जो like I can if I give you this sentence related to this, so many employees were jobless because of this kind of the things which is done by the Britishers। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जो जॉबलेस हो गए थे, है ना, बेरोजगार हो गए थे, है ना। सो अब आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कॉजेज। अपनी प्रॉफिट के लिए ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट किया था, न्यू रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, क्या बढ़ाने के लिए, इनकम। सो क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे टैक्स स्टार्ट कर दिया था, है ना, टैक्स को इंक्रीज कर दिया था, टैक्स को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था ताकि उनको पैसा ज़्यादा मिले। सो वी कैन से लाइक इट टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय द प्रॉफिट वाज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस दे इम्पोज द हैवी टैक्सेस, है ना, ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। So the handicraft and the textile industries of India were ruined. Ruined it means you know well like खत्म हो जाना, है ना। So the many Indian artisans became the unemployed, which I already given you the line कि many people were lost their jobs because of this kind of things which is done by the Britishers. Now the next is of social causes. Now guys, what is social causes? आपको कुछ नाम याद होंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे सती प्रथा हटाने की कोशिश किया था ब्रिटिशर्स ने, है ना, विडो रीमैरिजेस लाने की कोशिश किए थे। सो सी सोशल कॉजेज, सोशल सामाजिक है, ठीक है। सो सामाजिक में से ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोशल पीपल, मतलब इंडियन के समाज के हिसाब से वॉट एवर द चेंजेस विच इज डन बाय द ब्रिटिशर्स, लाइक सती प्रथा हटाने की कोशिश किया, विडो रीमैरिज लाने की कोशिश किया। सो द इंडियन पीपल्स और द इंडियन सोशल पीपल्स फील लाइक कि हाँ ये जो तरीका जो ब्रिटिशर्स ने दिया है इज द रॉन्ग वे, है ना, और ये जो है हमारे सिस्टम में क्या कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है। मतलब उनके कहने का मतलब कि जो सती प्रथा था वो चलना चाहिए, विडो रीमैरिज नहीं होना चाहिए। मतलब ये थिंकिंग किसकी थी, इंडियन सोसाइटीज़ की थी, समाज, जो समाज के लोग थे, सोसाइटीज़ के, विलेजेस की, उनकी ऐसी सोच थी कि सती प्रथा होना चाहिए, विडो रीमैरिज नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने लेकर आए, सो इस चेंजेस की वजह से भी मेनी सोशल पीपल्स और मेनी इंडियंस पीपल वे फील डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ दिस लॉस। इस रूल्स के आने की वजह से भी कुछ ऐसे पीपल्स थे जो डिससेटिस्फाइड थे, असंतोषजनक थे। देन ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस, पॉलिटिकल आपको पता होगा राजनीति का ही है। अब किस तरीके से पॉलिटिक्स ब्रिटिशर्स ने खेला था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज को यहाँ पे स्टार्ट किया, कैसे धीरे धीरे दे इंक्रीज देयर इनकम। सो से यहाँ पे हैविंग द पॉइंट कि आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ द मेनी इंडियन स्टेट्स। मतलब आपको पता होगा यहाँ पे कि ब्रिटिश ने क्या किया था, अपने धीरे धीरे जो है अपनी पॉलिसी को यहाँ पे स्टार्ट किया था। आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी, हाँ यस वेरी गुड, लास्ट सेकंड। सो लॉर्ड डलहौजी जो थे ना, he annexed the many princely states on the various causes। आपने अवध का नाम सुना होगा, नवाब ऑफ अवध, है ना, नवाब ऑफ अवध का नाम सुना होगा आपने, और सतारा है, नागपुर है,
झांसी है। सो आपने सुना होगा कि पॉलिटिक्स में अपनी रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए जो वहाँ के नवाब होते थे उनके ये लोग क्या करते थे, दे विल डिथ्रोन, मतलब उनको हटा देना वहाँ से और खुद की रूल वहाँ पे एस्टैब्लिश करना। सो ये ब्रिटिशर्स ने ऐसा वर्क किया था वहाँ पे और दे विल डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइक सतारा की बात करें, हम नागपुर की बात करें, झांसी की बात करें। आपको पता होगा झांसी की रानी, आपने नाम सुना होगा कि उनकी बेटे को मारने की बाद में उन्होंने दूसरे लड़के को अडॉप्ट किया था, बट ब्रिटिशर्स वे नॉट अग्रीड टू गिव देयर पोस्ट ऑफ किंग। उन्होंने राजा का पोस्ट देने से इनकार किया था। उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं किया था जो जिस लड़के को झांसी की रानी ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स को इंक्रीज करने के लिए वहाँ के राजाओं को क्या करते थे, हटा देते थे और वहाँ पे अपने रूल को एस्टैब्लिश करते थे। ओके, सो दिस सब टॉपिक वी हैव सीन हियर, द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीति है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सब पॉइंट इज डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। आपको सब पॉइंट से ही पता चल रहा होगा गाइस कि डिसकंटेंट इट मींस डिससैटिस्फाइड। कौन? सो इंडियन सोल्जर्स। किसकी वजह से? सो बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स मेंबर। सी गाइस, व्हाई द इंडियन सोल्जर्स वर डिसकंटेंट, यू नो एक्चुअली व्हाट, सी एक ही प्लेस पे ब्रिटिशर्स हैज वेल एज द इंडियंस मेंबर जो वो काम करते थे, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द इक्वल सैलरी टू द एम्प्लॉय they were giving the inequality ways। सही सैलरी, बराबर सैलरी देने की बजाय वो इनइक्वालिटी मतलब अलग तरीके से सैलरी को देते थे। they were paying the more salary or else they were paying the high salary to the British member instead of the Indians, मतलब ज़्यादा सैलरी वो ब्रिटिशर्स को पे करते थे इंडियंस के कंपेयर में। लाइक आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, एक ही प्लेस पे वो काम कर रहे हैं मार्कर का। सो सैलरी कितना है मंथली का? एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 2000 पर मंथ। सो 2000 से 2000 ही है ना, इट्स ओके। अब 2000 में मार्कर ही बनाना है, यहाँ पे इंडियंस का मेंबर बना रहा है सेम मार्कर, यहाँ पे ब्रिटिश का मेंबर बना रहा है। दोनों एम्प्लॉय एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी दोनों का सेम होना चाहिए, फाइन। सो ब्रिटिश को 2000 पे हो रहा है बट इंडियंस को 1000 और 1200 पे हो रहा है। सो ये तो इनइक्वालिटी हुआ ना, इनइक्वालिटी, राइट। सो इस तरीके से किसके साथ हो रहा था? ये हमारे एम्प्लॉय के साथ हो रहा था। सो बिकॉज ऑफ दिस, सोल्जर्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। सो बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, मतलब इस चीज़ों की वजह से इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्या हो गया? डिसकंटेंट हो गया, ठीक है। वो मतलब डिससेटिस्फाइड हो गया किसी ब्रिटिश के रूल से। Even guys, they were not giving the proper or they were not giving the higher post or else they were not allowing the higher post to the Indian people। कोई भी बड़ा पोस्ट होता था सो वो इंडियन के एम्प्लॉय को अलाउड नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ कोई पोस्ट होता था या कहीं हाई सैलरी होता था, देना रहता था, सो सिर्फ और सिर्फ वो ब्रिटिश की एम्प्लॉय को ही मिलता था, ठीक है। इट मीन्स वी कैन गिव द सेंटेंस इन वन वर्ड। अगर मैं एक ही वर्ड में बोलूँ सो ये इक्वालिटी नहीं था। दे वर नॉट ट्रीटिंग द इक्वल वे टू द बोथ एम्प्लॉय। दोनों एम्प्लॉय को इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। देन डिसकंटेंट क्यों हुआ पता चला। ओके, नाउ द लास्ट सब टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज इमीडिएट कॉज। व्हाट इज इमीडिएट? तुरंत। लेकिन क्या है ये इमीडिएट कॉज क्या है? सी गाइस, जब 1857 का वॉर होने वाला था सो इसके अंदर हम अपने को भी रिक्वायर्ड समथिंग लाइक रेवेंजेंस, लाइक गन्स वगैरह कुछ तो चाहिए रहेगा ना अपने को फाइट करने के लिए। सो जो ब्रिटिश के लोग थे ना, सी गाइस कैसा पॉलिटिक्स किए थे, जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने रिफाइल्स दिया था, कार्टेज, आप पता होगा वो एक तरीके का बॉम्ब ही है, ठीक है। बट उसको बाइट करना पड़ता था अपने दांतों से, मतलब दांतों से काट के ही उसको थ्रो करना था, ठीक है। और जब तक हम बाइट नहीं करें तब तक वो ब्लास्ट नहीं होगा, वैसा था। सो ये जो थे इमीडिएट कॉज में इन्होंने क्या स्टार्ट किया था एक्चुअली, लाइक कि ये कब का है वर्क? 1856 का टाइम था। कब का टाइम था? 1856 की बात है ये।
फाइन. सो यहाँ पे द ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड द लॉन्ग एनफील्ड rifles which I already given you the name. Long Enfield rifles to the Indian sepoys. Sepoys, it means we can say like sipahi, है ना? So they were provided the long Enfield rifles to the Indian sepoys, and the sepoys were required like to bite the end of the cartridge, है ना? So इसमें एक्चुअली दे तो दिए, अब उनको दे फील लाइक हाँ हमें भी कुछ चीज़ें ब्रिटिश ने प्रोवाइड किया है, तो उनको लगा कि हाँ लाइक हमें भी कुछ रिफाइल्स मिला है, ओके, और हम भी इस झगड़े में पार्टिसिपेट तो करना ही था. पार्टिसिपेट मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, वॉर के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए झगड़ा तो करना ही है ना? जब तक से प्यार से बात नहीं हो रहा है, सो वी हैव टू डू समथिंग लाइक कि किसी न किसी तरीके से हमें आज़ादी मिल जाए. अब जब ये चीज़ें उनको मिला तो उनको लगा कि हाँ हमें भी ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की, लेकिन उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या, बाद में न्यूज़ मिलता है इनको कि जो लॉन्ग एनफील्ड राइफल इनको दिया गया था और जो फाइट करना था राइट कार्टेज को, उसमें काउस एंड पिग के फैट मिक्स किया गया था. सो अब यू नो वेल लाइक कि काउ जो है एक तरीके का हिंदूज के लिए गॉड है ना? और आपको पता होगा मुस्लिम्स के लिए जो पिग है वो बहुत ही अलग तरीके से वो मानते हैं उनको, लाइक दोनों के लिए एक अलग है. अब वो उसके अंदर कार्टेज के अंदर फैट मिक्स करना और फिर उस कार्टेज को दांत से बाइट करके थ्रो करना, सो ये दोनों के रिलीजियस में क्या होने लगा प्रॉब्लम कि लाइक सी इफ आई एम हिंदू, तो मैं काउ के फैट को यूज़, सी हम जब काउ को ही गॉड मानते हैं तो हम उनकी चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, है ना? फैट वगैरह कैसे यूज़ करेंगे? अब जैसे हम मानते हैं, सो उस तरीके से पिग मुस्लिम्स के लिए भी कुछ अलग है ना? वो उनके लिए बहुत ही हटके है, तो वो भी उनके फैट को यूज़ नहीं कर सकते थे. अब ये चीज़ें हिंदू और मुस्लिम दोनों में क्या हो गया, लाइक दे फील एंग्री कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, ठीक है? तो ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आया था जिस समय ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किया था वो लॉन्ग एनफील्ड राइफल, ठीक है? तो ये बहुत ही जो है हम बोल सकते हैं कि दिस वॉज लुकिंग एट द चेंजेस व्हाइल फीलिंग ऑफ द इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, ठीक है? ये थोड़ा उनके मन में अलग सा बोल सकते हैं कि व्यवहार होने लगा, ठीक है? सो ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम सिपाहीज वेर हर्ट एंड वी कैन से लाइक कि दे मेड देम एंड अनहैप्पी. सो इस तरीके से इंडियन के जो सिपाही थे वो अपने आप में अनहैप्पी फील होने लगे. इंडियन के सिपाहीज को सिपाही बोलते हैं. सो जो हिंदू और मुस्लिम थे दोनों के बीच में थोड़ा सा डिसकंटेंट हो गया, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स. ओके, सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द फर्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. यहाँ तक हमने कुछ सब टॉपिक को देखा. आई होप आपको समझ में भी आया होगा. सो नाउ द लास्ट वन इज ऑफ योर होमवर्क. यू आर प्लीज गाइस नोट डाउन योर होमवर्क. So question number 1, what were the causes behind the struggle of 1857? Second question, there was discontent among the Hindu and Muslim sepoys. You have to give the reason. Fine. So here these are the two questions which you have to give the answer. अभी व्हाट वेर द कॉजेज में कौन सा कॉजेज लिखना है? हमने सोशल कॉजेज देखा, पॉलिटिकल कॉजेज देखा, इकोनॉमिक कॉजेज देखा, फाइन, इमीडिएट कॉजेज भी आपसे. सो आपको कौन सा कॉजेज लिखना है? सोशल कॉजेज. फाइन, कौन सा कॉजेज लिखना है? सोशल कॉजेज. और सोशल कॉजेज आपको किधर दिया है? सो पेज नंबर 16. सी ये सब टॉपिक हमने देखा है सोशल कॉजेज का. ये सोशल कॉजेज आपको किधर दिया है? पेज नंबर 16 पे दिया है, ठीक है? ये आंसर आपको किस में लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है. सेकेंड, डिसकंटेंट अमॉन्ग द हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज. हमने डिसकंटेंट देखा था, कहाँ पे डिससेटिस्फाइड हुए थे पीपल? बिकॉज ऑफ द कार्टेज, है ना? वो जिसके अंदर काउ एंड पिग के फैट मिक्स हुए थे. फाइन, सो वो भी आपको किधर दिया है? सी, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? इमीडिएट कॉजेज में पढ़ा था. इट इज गिवन इन पेज नंबर 16 इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे ये आंसर
दिया है. फाइन. तो आपको इसमें सोशल कॉजेस का लिखना है और इसमें इमीडिएट कॉजेस का लिखना है. बट गाइस, whenever you are writing the answer related to the details or the give reasons, you have to give it point. Done? So guys, copy down your homework, complete your homework and send it in the group on Friday. If you are having the doubt, so you can ask me. Done? Thank you so much.